नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और राजस्थान राज्य व्यवस्था में आज मैं बात करूंगा लोकायुक्त पर। लोकायुक्त का पद भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। यह विभिन्न राज्यों एवं केंद्र में बहुत समय से मांग की जा रही थी कि मंत्रियों, लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त पद की स्थापना की जाए। तो राजस्थान में सर्वप्रथम इसकी सिफारिश किसने की? राजस्थान में सर्वप्रथम इसकी सिफारिश की राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिश्चंद्र माथुर। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कब बना? 1966 में। उसने भी केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त पद की सिफारिश की। तो भारत में ऐसा प्रथम राज्य कौन सा था जिसने अपने यहां लोकायुक्त अधिनियम पारित किया? ऐसा प्रथम राज्य था उड़ीसा, जिसने 1970 में अपने राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित किया। लेकिन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? महाराष्ट्र, जिसने 1971 में अपने राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया। राजस्थान ने कब किया? राजस्थान ने अपने राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया 1973 में। आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकायुक्त का पद राज्यों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है। केंद्र में यही पद क्या कहलाता है? लोकपाल। कहां पर? केंद्र स्तर पर। और विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त पद। तो इसकी सिफारिश कौन करता है? मैंने बताया कि सर्वप्रथम सिफारिश की राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति कब बनी? 1963 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हरिश्चंद्र माथुर। तो इसे माथुर समिति भी कहा जाता है। इसने यह बताया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक लोकायुक्त पद की स्थापना की जानी चाहिए। फिर भारत सरकार द्वारा प्रथम फर्स्ट एआरसी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी जगह पर के हनुमंथैया को अध्यक्ष बनाया गया। किसे? के हनुमंथैया। और यह कब बना था? 1966 में। इसने भी केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त पद की सिफारिश की। तो ऐसा भारत में प्रथम राज्य कौन था जिसने अपने यहां लोकायुक्त अधिनियम लागू किया? किसने? उड़ीसा ने। कब? 1970 में। लेकिन लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र बना, जिसने 1971 में अपने राज्य में लोकायुक्त अधिनियम लागू कर लिया। राजस्थान ने कब लागू किया? 1973 में। तो इसकी स्थापना कब हुई? राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना की 3 फरवरी 1973 को। किस अधिनियम के तहत? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में। तो यह कैसी संस्था हुई? यह एक वैधानिक संस्था हो गई। क्या कारण रहा कि इसका निर्माण कैसे हुआ? एक एक्ट या अधिनियम के तहत हुआ। और जो एक्ट या अधिनियम के तहत कोई भी संस्था बनती है तो वह वैधानिक संस्था होती है। इसे और क्या कह सकते हैं? इसे सांविधिक संस्था भी कहते हैं। सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है। कब स्थापना हुई? 3 फरवरी 1973 में। किस अधिनियम के तहत? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में। तो यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि वैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था किसे कहेंगे? जिसका निर्माण संविधान के द्वारा किया जाएगा, अथवा या तो उसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया है या संविधान का संशोधन करके संविधान में ऐड किया गया है किसी संस्था का, तो वह संवैधानिक संस्था होगी। तो लोकायुक्त संस्था राजस्थान में कैसी है? सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था है। अब बात करेंगे इसकी नियुक्ति कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। लेकिन बात सिर्फ मुख्यमंत्री की सिफारिश से नहीं बनने वाली। राज्यपाल को यहां 2 और लोगों से भी परामर्श लेना पड़ेगा। किससे? सर्वप्रथम वो परामर्श करेगा प्रतिपक्ष नेता। राजस्थान के विधानमंडल के कितने अंग है? 2 ही है, राज्यपाल और विधानसभा। तो वह विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो उनसे परामर्श लेगा। दूसरा वह राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा। इनके सबके परामर्श लेने के बाद में राज्यपाल
लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। तो यह राज्यपाल की कैसी शक्ति हुई? यह राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्ति होगी। हमने राज्यपाल वाले सेक्शन में पढ़ा भी है कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिकी शक्तियों के अंतर्गत विभिन्न लोगों की नियुक्ति करता है। तो यह राज्यपाल की कैसी शक्ति हो गई? कार्यपालिकी शक्ति हो गई, जिसमें वह लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को नियुक्ति देता है। किसकी सिफारिश पर? राज्य के सीएम, राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। लेकिन उसके लिए एक शर्त और है कि वो 2 और लोगों से परामर्श करेगा। किससे? प्रतिपक्ष नेता। कहाँ? विधानसभा। चूंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, प्रस्तावित है लेकिन अभी बना नहीं है, तो वह विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया। तो उनसे वह परामर्श लेगा। और किससे परामर्श लेगा? दूसरा वो परामर्श लेगा राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान है उनसे वो परामर्श लेगा। उसके बाद में यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। अब बात करेंगे कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए एवं कार्यकाल क्या होता है। योग्यता के संबंध में 2 प्रावधान है लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त हेतु। या तो वह जो व्यक्ति है उसके लिए 2 शर्तें हैं कि एक तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं मिल रहा है तो वह किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान है? कार्यकाल एक बार नियुक्ति के बाद में 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, लेकिन एक बार नियुक्ति के बाद में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात पुनर्नियुक्ति उन्हें नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्यकाल एक बार ही मिलता है। कितना? 5 वर्ष। बात करते हैं योग्यता की। योग्यता हेतु मैंने बताया 2 शर्तें हैं। कैसी? कि पहला, या तो वह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहा होना चाहिए। और दूसरी क्या शर्त है? दूसरी शर्त है कि वह अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं मिल पाए तो वह हाई कोर्ट के सीजे होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो रही है तो उन्हें लोकायुक्त या उप लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल का मैंने क्या बताया कि नियुक्ति एक बार ही होती है और एक बार कार्यकाल कितना मिलता है? उसे 5 वर्ष मिलता है। तो पुनर्नियुक्ति नहीं मिलेगी। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को अपने पद पर कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनर्नियुक्ति नहीं मिलती है। अब बात करेंगे कि लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है और उसे शपथ कौन दिलवाता है। साथ ही देखेंगे वो अपना त्याग पत्र किसे देता है। ये तीनों कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। वार्षिक रिपोर्ट किसे देंगे? ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। और त्याग पत्र इन्हें देना है तो वह किसे देंगे? राज्य के राज्यपाल को ही त्याग पत्र देंगे। यह यहां से सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट में एकदम हमने समझ लिया है कि त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और शपथ राज्यपाल दिलवाएगा। ये 3 बातें हैं, शॉर्ट में आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे उनके वेतन भत्तों की। वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान यह है कि अगर लोकायुक्त है तो उसे वेतन मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के समान। अगर उप लोकायुक्त पद पर व्यक्ति आसीन है तो उसे कितना वेतन मिलेगा? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान। हमने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान में पढ़ा है कि उसका वेतन होता है 2,50,000 प्रति माह। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? 2,25,000 प्रति माह। तो वेतन कितना मिलेगा? अगर लोकायुक्त पद पर है तो उसे सीजे ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और अन्य न्यायाधीशों, अगर उप लोकायुक्त पर है कोई आसीन व्यक्ति तो उसे कितना वेतन मिलेगा? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? 2,25,000 प्रति माह। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन तय कौन करता है? वेतन तय कौन करता है? संसद करती है। और इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और पेंशन कौन देता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की संचित निधि पर हाई कोर्ट न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। तो ये हो गए वेतन भत्तों की बात लोकायुक्त की। अब बात करेंगे कि उसे निष्कासित कैसे किया जाएगा। हालांकि ये एक वैधानिक संस्था है, लेकिन इसके लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को निष्कासित कौन करेगा? यह कार्य
राज्य का राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति नहीं। हमने पढ़ा है राज्य मानवाधिकार आयोग, वह भी एक वैधानिक संस्था है, लेकिन उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाया जाता है? केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राज्यपालों ने नियुक्ति देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। उसी तरह लोकायुक्त पद भी भली वैधानिक पद है, लेकिन उसे हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही से ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग, वह भी एक वैधानिक संस्था ही है, जिसका निर्माण कैसे हुआ? मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993। तो वैधानिक संस्था होते हुए भी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन लोकायुक्त पद भी वैधानिक संस्था होते हुए भी इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों या लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को हटाता कौन है? राज्यपाल हटाता है। किन आधारों पर? अक्षमता या कदाचार, मिसकंडक्ट, या वो कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो इन दो आधारों पर राज्य का राज्यपाल उन्हें अपने पद की अवधि से पूर्ण होने से पहले ही उसे पद से हटा सकता है। अब बात करेंगे कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पास क्या क्या शक्तियां होती है। सर्वप्रथम तो हमने बात की है कि वह पहला कार्य क्या करेगा? राज्य में मंत्रियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य में जो लोक सेवक है उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन सभी में जांच करता है। जांच करने के लिए किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं पहल करके भी शिकायत कर सकता है या जांच कर सकता है। और जांच के उपरांत जो रिपोर्ट है वह जिस अधिकारी या मंत्री के खिलाफ की है वो उसके हायर अथॉरिटी को सौंपता है। स्वयं कार्रवाई नहीं करता है, किसे गिरफ्तार नहीं कर सकता या सजा नहीं दिलवा सकता। इसकी जो जांच होती है वो केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, और वह जिसके खिलाफ जांच की है वह उसके हायर अथॉरिटी को सौंपता है। ये उसकी सीमाओं में भी शामिल है। तो कार्य एवं शक्तियां क्या है कि वो मंत्रियों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ जांच और शिकायत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्वयं की पहल पर भी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कर सकता है, उसे किसी के फॉर्मल शिकायत की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही पहल कर लेता है, सुओ मोटो से भी जांच कर सकता है। और जांच के पश्चात जो भी मामला बना है वह सक्षम अधिकारी या जिस भी विभाग के अधिकारी के खिलाफ की जांच उसके विभाग के हायर अथॉरिटी को जांच देगा। और अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचना या साक्ष्य देने के लिए अपने कार्यालय बुला सकता है। जैसे सीबीआई, ईडी बुलाती है, वैसे लोकायुक्त भी जिसके भी खिलाफ जांच कर रहा है वह उसे साक्ष्य देने हेतु अपने ऑफिस में बुला सकता है। ये उसकी शक्तियां है। अब बात करेंगे कि लोकायुक्त का ज्यूरिसडिक्शन में शामिल क्या है और उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कौन कौन होते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कौन कौन होते हैं। एक बड़ा तबका उसकी जांच से बाहर है, जिसमें शामिल है राज्य का मुख्यमंत्री, महालेखाकार, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, विधानसभा के सचिवालय के जो भी कर्मचारी है वो इससे बाहर है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हाईकोर्ट का जो स्टाफ है वो इससे बाहर है, राज्य सूचना आयोग इससे बाहर है, सरपंच एवं पंच का पद इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो इसमें शामिल क्या है? शामिल ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो सर्वप्रथम जैसा कि मैंने बताया कि इसे ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन बाहर है, अर्थात इनके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकता। जो ये लिस्ट है इसके खिलाफ इनकी जांच नहीं कर सकता। किसके? कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये जांच नहीं करेगा, जो भी राजस्थान का महालेखाकार है उसके खिलाफ जांच नहीं करेगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और उसके कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं करेगा, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ भी जांच नहीं करेगा। मैंने बताया मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ जांच नहीं करेगा, विधायकों के खिलाफ जांच नहीं करेगा, जो भी लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं और वो रिटायर हो गए तो उनके खिलाफ जांच नहीं करेगा, सरपंच एवं पंच के खिलाफ जांच नहीं करेगा। हालांकि पंच के पास जांच करके भी क्या हासिल कर लेगा, पंच के पास होता कुछ नहीं है। तो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी जैसा कि मैंने बताया तो उसके खिलाफ भी जांच नहीं करेगा। तो जांच करेगा किसके खिलाफ? तो ये जांच किसके खिलाफ करेगा? जांच करने हेतु इनका एक बहुत ही सीमित दायरा होता है। तो किसके खिलाफ जांच करेगा? अभी बात करते हैं कि वो राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच करेगा, और जो भी पंचायत समितियों के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, उनके खिलाफ जांच करेगा, जो भी यूआईटीज होते हैं उनके अध्यक्ष के खिलाफ जांच करेगा, और नगर पालिका और नगर परिषद इनके जो सभापति और उप सभापति होते हैं इनके खिलाफ जांच
करेगा। सभापति एवं उपसभापति इनके खिलाफ जांच करेगा। जिला प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ जांच करेगा। तो ये तो इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल होंगे और ये इसके जुरिस्डिक्शन में, ये जो लिस्ट है ये इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, अर्थात इनके खिलाफ जांच नहीं करेगा, केवल इनके खिलाफ ही जांच कर पाएगा। तो कई बार लोकायुक्त पद की काफी क्रिटिसाइज होती है, आलोचना होती है कि इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही कम है, जुरिस्डिक्शन बहुत ही कम है। तो इसके ऊपर सीमाएं क्या है? सीमा यह है कि अगर 5 वर्ष से पुराना कोई मामला है तो उसके खिलाफ ये जांच नहीं कर सकता, स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सकता या स्वयं किसी को सजा नहीं दिलवा सकता, तो यह केवल सिफारिश कर सकता है और यह अंत में यह एक क्या है, सलाहकारी निकाय है। तो इसका ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है इसकी जांच से। तो जैसा कि मैंने बताया सीमाएं क्या है, क्या लिमिटेशंस है इनके ऊपर कि 5 वर्ष से पुराने मामलों में जांच नहीं करेगा और स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, केवल सिफारिशें देगा अपने हायर अथॉरिटी के जिसके भी खिलाफ जांच की है। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा, मामला रफा दफा। और तीसरा कि ये केवल सलाहकारी निकाय है और इसकी सिफारिशें केवल सलाह योग्य होती है, सरकार माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले भी कई बार पूछे गए हैं। सर्वप्रथम यह सवाल आता है कई एग्जाम्स में कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। ये कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। फिर सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? सज्जन सिंह कोठारी का। न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा? विनोद शंकर दवे का। इसी तरह उप लोकायुक्त, प्रथम उप लोकायुक्त कौन रहे हैं? KPU मेनन। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रताप कृष्ण लोहरा। क्या ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाता रहेगा। जब भी लोकायुक्त अपने जो सिलेबस में है इसके ऊपर ये सवाल बन सकता है। तो ID दुआ कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे और योग्यता के अंतर्गत हमने देखा है कि या तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? सज्जन सिंह कोठारी का रहा है। जब भाजपा सरकार आई थी तो उन्होंने, इसका कार्यकाल कितना होता है? नॉर्मली 5 वर्ष होता है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसमें संशोधन करके इसके कार्यकाल को कितना कर दिया? 8 वर्ष कर दिया। लेकिन जब 2018-19 में वापस कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने वापस संशोधन करके कार्यकाल कितना कर दिया? लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का 5 वर्ष कर दिया। तो वर्तमान में कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष ही है, लेकिन एक बार 8 वर्ष कर दिया गया था। तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा है सज्जन सिंह कोठारी का। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? मैंने बताया था विनोद शंकर दवे का। फिर प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? ये भी एग्जाम्स में सवाल पूछा जा सकता है। कौन थे? KPU मेनन। इसी तरह ऐसे लोकायुक्त तो राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे हो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन थे जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे हैं। कौन है? DP गुप्ता। ये कंफ्यूज मत होना है, DP गुप्ता ध्यान रखना। DB गुप्ता भी हो सकता है। DB गुप्ता कौन है? हमने पढ़ा है सूचना आयुक्त में, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता, लेकिन ये DP गुप्ता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकता है। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, PK लोहरा। तो लोकायुक्त वाले टॉपिक में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।